राष्ट्रवाद टीवी में मैं वो कहानी लेता हूँ जो मुझे इंस्पायर करती हैं और मुझे लगता है कि शायद ये आपको भी इंस्पायर करेगी। ऐसी स्टोरी जो मुझे झकझोर देती है, मुझे हिला कर रख देती है। और मैं अक्सर सोचता हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद ना होती तो शायद ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन अगर वो घटना हुई है तो उससे सबक लेना भी ज़रूरी है। इसलिए ये कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हालांकि शेयर करते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप उसे रोक सकते हैं। एक सच्ची कहानी है, देश की राजधानी दिल्ली की कहानी, हालांकि थोड़ी पुरानी है। एक माँ, उसके 3 बेटे। बागबान की स्टोरी। तय ये होता है कि माँ अलग अलग वक्त में अलग अलग बेटों के साथ रहेंगी। जब सबसे छोटे बेटे की बारी आती है तो दूसरे भाई जो थे उन्होंने मना कर दिया कि अब माँ तुम्हारे साथ ही रहेगी, हम तो नहीं रखेंगे। तीनों वेल ऑफ बिजनेसमैन। अब छोटे बेटे ने कहा कि माँ को क्या पूरी ज़िंदगी मुझे अपने घर पे रखना होगा। इस बात को लेकर उनके घर में भी लड़ाइयाँ चलती थी। तो ये तय हुआ कि नहीं, माँ को हम तो नहीं रखेंगे। तीनों भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, हल कुछ नहीं निकला। एक माँ जिसने उन तीनों बेटों को जन्म दिया, उन 3 घरों में माँ के लिए जगह नहीं थी। इसके बाद छोटे बेटे ने जो किया वो शायद हमारे रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तय ये हुआ कि वो एक दिन अपनी माँ को लेकर जाएगा बाजार। और जून का महीना था, गर्मी थी बहुत। दिल्ली की कैसी गर्मी होती है आप जानते हैं। वो छोटा बेटा अपनी माँ को बाजार लेकर गया, एक फुटपाथ पे बिठाया और माँ से ये कहा कि माँ यही बैठो, मैं भी आता हूँ। माँ की उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 70-75 के बीच में। माँ को बिठा के फुटपाथ पे और बेटा वहाँ से चला गया, ये सोचकर, इस प्लान के साथ कि शायद कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई वृद्धाश्रम वाला आ जाए और माँ को उठाकर ले जाए यहाँ से, ताकि हमें छुटकारा मिले। मैं ये कहानी आपको सुनाते वक्त मैं उस दौर में चला गया जब मैंने कहानी सुनी थी, देखी थी, पढ़ी थी। और ये सोचकर ये सच्ची घटना है, मुझे आज भी उतनी ही तकलीफ होती है। बहरहाल वो बूढ़ी माँ उसी फुटपाथ पे चिलचिलाती धूप में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में बैठी रही, भूखे प्यासे। ठीक उस फुटपाथ के सामने एक सरदार जी की दुकान हुआ करती थी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी औरत फुटपाथ पे बहुत देर से बैठी हुई है। बहरहाल वो अपने काम में बिजी थे। थोड़ी देर के बाद देखा तो वो वहीं बैठी हुई थी। तो उन्होंने अपने किसी स्टाफ को भेजा कि जाके पूछ के आओ कि इनको किस बात की तकलीफ है, यहाँ क्यों बैठी है इतनी देर से। स्टाफ गया, पूछ कर आया तो बताया कि वो कह रही उनका बेटा बिठा कर गया यहाँ पे, वो आने वाला है। बोले अच्छा, जाओ काम करो, पानी की बोतल देकर आओ। तो गया, पानी की बोतल देकर आ गया। सरदार जी फिर बिजी हो गए। घंटे 2 घंटे बाद देखा तो माँ जी वहीं बैठी हुई हैं। उनसे रहा नहीं गया, वो उठ कर गए। पूछा कि माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं इतनी देर से। तो माँ जी थोड़ी परेशान हुई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यहाँ बिठा कर गया, बहुत देर हो गई, अभी तक आया ही नहीं है। सरदार जी ने कहा पे काम कीजिए अम्मा जी, आप हमारी दुकान पे चलकर बैठिए, सामने ही मेरी दुकान है, वहाँ ठंड है, क्या होगा बेटा आएगा तो आपको देख लेगा। माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा आएगा, मुझे यहाँ पे नहीं पाएगा तो बहुत परेशान होगा, पता नहीं वो खोज पाएगा नहीं खोज पाएगा, मैं यहीं बैठूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सरदार जी ने कहा ठीक है। सरदार जी गए अपनी दुकान में, एक छतरी भेजी, खाने का सामान भेजा, पानी भेजा और फिर आकर अपने काम में फिर मसरूफ़ हो गए सरदार जी। उनकी नज़र उधर गई नहीं, उनका ध्यान वहाँ गया नहीं। रात हो गई और जब दुकान उठाने का वक्त आया, सरदार जी की नज़र फिर पड़ी उस माँ पे। माँ उसी जगह बैठी रही, वहीं जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। सरदार जी अब परेशान हो गए, उनको लगा बात कुछ और है। वो गए, बोले माँ जी आपका बेटा अभी तक नहीं आया। तो वो रो रही थी, कहने लगी मुझे बड़ी फिक्र हो रही, बड़ी चिंता हो रही मुझे अपने बेटे की, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया, कोई हादसा तो नहीं हो गया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो इतनी देर तो मुझे छोड़कर नहीं रहता, लगता है उसका कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन सरदार जी को थोड़ा शक हुआ था, थोड़ा डाउट हुआ था कि कोई भी बेटा फुटपाथ पे माँ को बिठाकर इंतज़ार करने के लिए क्यों कहेगा। वो अपने साथ ले जा सकता था, कहीं और बिठा सकता था, घर से लेकर नहीं आता, लेकिन फुटपाथ पे बेटा अपनी माँ को क्यों बिठाएगा। तो उन्होंने कहा माँ जी आपको अपने घर का कुछ पता याद है, कुछ अंदाज़ा है आपको।
उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन काफ़ी देर बातचीत करने के बाद जो सरदार जी को समझ में आया तो उन्होंने शायद रोहिणी का कोई इलाका बताया। उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया माँ जी को और लेकर गए। तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास वो उस सोसाइटी में पहुँचे जहाँ वो बूढ़ी औरत वो माँ रहती थी। पूछा कि अम्मा जी आपको कुछ याद आ रहा है आपको? अगर बोले हाँ यहाँ से तो याद है मुझे। बोले आप चलिए मेरे साथ। सरदार जी अम्मा को अपने घर लेकर जाते हैं। माँ जी उनके पीछे, सामने सरदार जी। बेल बजा, दरवाज़ा वही छोटा बेटा खोलता है। दरवाज़ा खुला तो सरदार जी ने पूछा कि मुझे आपकी अम्मा जी से मिलना है। तो जो छोटा बेटा था वो बहुत गौर से सरदार जी को देखने लगा। बोला वो तो यहाँ नहीं है, मेरे भाई क्या रहती हैं? बोले अच्छा भाई क्या रहती हैं? वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो अभी तो नहीं मिलेंगे, वो बाहर गए, अम्मा जी बाहर गई हुई हैं। जब घर के अंदर देखा सरदार जी ने, डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ है, उनके बीवी बच्चे खाना खा रहे हैं, टीवी चल रहा है, और बेटे को देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि वो माँ के खो जाने की फिक्र में होगा, क्योंकि माँ तो खोई नहीं थी, माँ को तो वो छोड़ कर आया था। फिर सरदार जी के पीछे जो माँ खड़ी हुई थी तो सरदार जी सामने से हट गए और पीछे से माँ दिखी। बेटा अपनी माँ को देखकर हैरान हो गया। उसको अब तक ये लग रहा था कि पुलिस वाले शायद ले गए होंगे, कहीं ठिकाना लग गया होगा माँ का, किसी वृद्धाश्रम में उनको जगह मिल गई होगी। यहाँ तो बिल्कुल पिकनिक के मोड में था वो। 3 बेटे और एक माँ जिसे रखने की जगह नहीं थी। वो माँ उसके सामने खड़ी थी, रो रही थी। माँ को अब भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तो माँ है ना, वो अपने बेटे को कभी कसूरवार नहीं समझती है, अपने बच्चों को कभी कसूरवार नहीं समझती। उसको लगता है कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अभी उसको लगा बेटा अरे तू कहाँ रह गया था? तो मैं तो परेशान हो गई, मैं तब से इंतज़ार कर रही थी। लगता तू भूल गया होगा, तू घर आ गया होगा, तुझे याद ही नहीं रहा होगा। सरदार जी ने माँ जी को पकड़ा, कहा माँ जी बेटा आपका भूला नहीं था, आपको सड़क पर छोड़ कर आया था ताकि आप यहाँ वापस ना आ सके। बेटे के चेहरे पे शर्मिंदगी नहीं थी, हाँ खौफ ज़रूर था, डर ज़रूर था। उसको लगता था पता नहीं अब क्या होगा, पुलिस केस होगा या क्या होगा। सरदार जी गुस्से में थे। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और कहा मैं चाहूँ तो अभी पुलिस को बुलाऊँ, तुम्हें गिरफ्तार करवाऊँ, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे हंगामा करके तुम्हारे पड़ोसियों को बताऊँ कि तुमने अपनी माँ के साथ क्या सलूक किया है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ ये करने नहीं देगी। बेहतर ये होगा कि इज़्ज़त से, सम्मान से, प्रेम से अपनी माँ को अपने घर में रखो, उन्हें वो इज़्ज़त दो, वो रुतबा दो जिसकी वो हकदार हैं। और हर महीने मैं आपके यहाँ आऊँगा, आपकी माँ की हाल चाल लूँगा आकर, और अगर मुझे पता चला कि आपकी माँ तकलीफ में है तो यकीन जानो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर सरदार जी चले गए। मुझे नहीं पता सरदार जी उसके बाद गए नहीं गए। महीने में एक बार उन्होंने कहा था कि मैं देखने के लिए आऊँगा। मगर जब ये कहानी मैंने सुनी थी ना, ये मेरे ख्याल से 2004 या 5 की बात होगी। मैं जब कभी किसी माँ के बारे में सुनता हूँ, कोई ऐसा वीडियो देखता हूँ जहाँ माँ के साथ बुरा सलूक हुआ है, तो घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, वहाँ छोड़ आते हैं। नोएडा में एक वृद्धाश्रम था, मैं वहाँ अक्सर जाता था, मैंने कुछ स्टोरीज भी की थी उनके ऊपर। एक कामाक्षी अम्मा थी बेंगलोर की, उन्हें सिर्फ 2 ही चीज़ सुनाई देती थी। मेरे ख्याल से 85-86 ईयर्स ओल्ड थी वो जब मैं उनसे मिला था। उनको सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आती थी, एक भरतनाट्यम, दूसरा डोसा। हमने एक बार उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था वहाँ वृद्धाश्रम में। सोचिए बेंगलोर की रहने वाली थी, 2 बेटे दोनों डॉक्टर, उनकी दोनों बहुएं डॉक्टर, और कामाक्षी अम्मा रहती थी नोएडा के एक वृद्धाश्रम में। उसी वृद्धाश्रम में एक इंग्लिश की प्रोफेसर थी जिन्होंने 25 साल अपनी ज़िंदगी यूएस में गुजारी। जब वापस आई तो बेटों ने अपने घर में उनको जगह नहीं दी। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाइएगा ना, तो लावारिस माँ बाप बहुत कम मिलेंगे। वो मिलेंगे जिनके वारिस हैं, जिन्होंने लावारिस बनाया है। यकीन जानिएगा ये कहानी, ये घटना मैं आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारे वृद्धाश्रम और ओल्ड एज होम हैं जहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके अपने बच्चे अपने परिवार के साथ चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और माँ बाप ओल्ड एज होम में है। इसलिए ऐसी कहानी शेयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो अपनी कहानी राष्ट्रवाद टीवी के साथ आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम उसे शामिल कर सकें, दुनिया के सामने ला सकें। और हमेशा की तरह राष्ट्रवाद टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी और आपकी कहानी सबको पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राष्ट्रवाद टीवी।